स्टूडेंट्स, आज हम पुस्तक सृजन गद्य भाग चैप्टर 13 का अध्ययन करेंगे। तो इसका नाम है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। मतलब अगर प्रजातंत्र को सफल बनाना है तो उसके लिए कुछ जरूरी बातें, और उन जरूरी बातों के बारे में ही डिस्कस की गई है इस चैप्टर में। इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि निम्न वर्ग को ऊपर उठाने में और उनको आरक्षित सीट दिलवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए, प्रजातंत्रवाद इसका मतलब होता है जनतंत्र का विचार। जनतंत्र यानी जनता, लोगों का विचार। तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व, हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था। तो उसके निर्माण में अभूतपूर्व योगदान, मतलब इन्होंने इतना योगदान दिया वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। आपके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का, वित्तीय यानी इकोनॉमिक बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया, क्योंकि ये खुद निम्न वर्ग में आते थे। तो जाति छुआछूत उस समय अत्यधिक था ये। तो इन्होंने इस चीज का डटकर विरोध किया और समता मूलक यानी सबको समान अधिकार, समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना यानी जनता के मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। ये भी अंडरलाइन करिए, इस प्रकार का क्वेश्चन जीके में आता है। तथा संविधान के प्रारूपों को संसद में स्वीकृत करवाया। ये तीनों लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये हिंदी के लेखक नहीं थे। इनकी पुस्तकों का विषय साहित्यिक न होकर सामाजिक था। मतलब साहित्य के लिए इन्होंने रचना नहीं की पुस्तकों की, बल्कि समाज के उत्थान के लिए की। समाज में सबको बराबर का दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने पुस्तकों की रचना की। तो ये इनकी कृतियों के नाम है, ये आप स्वयं पढ़ लेना। अब देखिए इनका पाठ परिचय। तो सबसे पहले तो प्रजातंत्रवाद की आप डेफिनेशन देखिए कि प्रजातंत्रवाद है क्या। तो विश्व के देशों में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित रही है। अलग अलग देश है, अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है। उनमें प्रजातंत्रवाद भी एक शासन व्यवस्था है। तो प्रजा के मतानुसार, मतलब वोटिंग होकर, प्रजा के मतानुसार जिस शासन अर्थात तंत्र व्यवस्था का संचालन होता है, उस विचारधारा को प्रजातंत्रवाद कहते हैं। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। इसमें जनता ही शासक होती है और शासित भी वही होती है। मतलब शासक यानी शासन करने वाला जो शासक होता है वो भी जनता ही होती है, और जिन पर शासन किया जाता है वो शासित भी जनता ही होती है। ये इसकी आप परफेक्ट डेफिनेशन है जो अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब इसका पाठ परिचय देखिए। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। भाषण, ये भाषण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ने परिपक्व राजनीति यानी पूरी तरह से पकी हुई राजनीति, मंथन और भारत मंथन यानी विचार करके, और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक यानी बिना रुके विचार व्यक्त किए हैं। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति
जवाबदेह होना चाहिए। कहने का मतलब कि जनता ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार का जनता के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। मतलब कुछ भी होता है तो वो जवाब देने के लिए तत्पर होनी चाहिए। तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति, यानी बहुमत यानी जिसके पास ज्यादा वोट है उसकी सरकार होगी, और अल्पमत जिसके कम वोट है उसकी सरकार नहीं होगी, तो उसके प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। ये नहीं कि भाई बहुमत वाला अगर सत्ता में है तो वो अल्पमत वाले पर शासन करे या उसे दबाकर रखे। लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से, मतलब जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था होती है प्रजातंत्र की, तो दूसरे कई 4-5 देशों की प्रजातंत्र की व्यवस्था के इन्होंने इसमें उदाहरण दिए हैं। और उदाहरण देकर ये कहा है कि उन देशों की व्यवस्था से आप प्रेरणा ग्रहण कीजिए। और भारत में विधायिकाओं यानी विधानसभा में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक है। मतलब यदा कदा या इत्तेफाक है, मतलब आज भी वो माननीय मतलब आवश्यक है। वे जो सुझाव उन्होंने दिए हैं वो आज भी यदा कदा कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये इनका पाठ परिचय है। इसमें प्रजातंत्र के बारे में बताया है, मतलब सरकार का निषेध, और विरोधी दल के बारे में, कानून तथा शासन की दृष्टि में समानता के बारे में, और विधान संबंधी नैतिकता के बारे में, अल्पमत की उपेक्षा न हो इस संबंध में, और नैतिकता का पालन करना चाहिए, और सार्वजनिक अंतरात्मा। इन टॉपिक अर्थात इन विषयों पर इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो आप सबसे पहले देखिए सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें। पीछे इस टाइप का क्वेश्चन भी है कि सफल प्रजातंत्र के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होनी चाहिए, तो मैं आपको बीच में अंडरलाइन कराती जाऊंगी, ये इसी में से निकलती जाएगी कि कौन कौन सी बातें आवश्यक होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप, यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है यानी जो सत्ता पर है, जिसका शासन है या जो सीट पर है, उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनकी सम्मति में वे इस योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए। मतलब सत्तारूढ़ यानी जिसको शासन करने का अधिकार प्राप्त है उस राजनीतिक दल या व्यक्ति का। अब जैसे मान लीजिए अभी जो सीट पर है नरेंद्र मोदी जी, अब उनके 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस 5 साल के बीच में उन्हें जनता के समक्ष आना चाहिए और पूछते रहना चाहिए कि भाई जनता की राय में वे इसी सीट पर बैठने लायक है या नहीं, वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उनके सौभाग्य को बना सके और उनकी आरक्षा कर सके। प्रजातंत्र का केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष की सरकार की रोकथाम की जा सके और इस बीच के समय में कोई सरकार कुछ भी न कह सुन सके। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। अब यदि आपको मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है, मतलब वो बदलता रहता है। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। लोग अपनी इच्छा से उसको सीट पर बिठा और उतार नहीं सकते, उनकी इच्छा हो जब ऐसा नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि अंबेडकर जी कहते हैं कि जो ये जनतंत्रीय शासन व्यवस्था है, ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होना जरूरी है और राजनीतिक दल शासन कर रहा है, उसको जनता से बीच में जाकर पूछना चाहिए कि वह आगे की जनता के लाभ के कार्य करे या नहीं, जनता उसको सरकार में बनाए रखने के पक्ष में है या नहीं। प्रजातंत्र में इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, इतना ही पूछना मतलब पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि सरकार को 5 वर्ष बाद शासन करने से रोक दिया जाए तथा उसके 5 साल के कार्यकाल में उसको कोई रोक टोक ही न सके। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुसार 5 वर्ष बाद सरकार को शासन करने से रोक दिया जाए, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए तथा नया जनादेश प्राप्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए। मतलब ऐसा नहीं कि उसको एक बार 5 साल के लिए बिठा दिया तो बिठा दिया, बस बीच में रोक भी नहीं सकते, उतार भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं अम्बेडकर जी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 5 वर्ष बाद सरकार को शासन करने से रोक दिया जाए तथा नया जनादेश प्राप्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि शासनकाल के मध्य भी सरकार को जन विरोधी अथवा विधान विरोधी कार्य करने से रोका जा सके। अगर वो जनता के विरोध में कोई कार्य कर रही है और विधान यानी नियमों के विरोध में अगर सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसको बीच में भी रोका जाए, ऐसा नियम होना चाहिए। ये नहीं कि बस कर रही है तो करने दो, 5 साल बाद स्वयं चली जाएगी, ऐसा नहीं। यह सब बातें कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में किसी को सदैव शासन सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं होता है। कौन शासन करेगा यह निर्णय करने का हक जनता को होता है। इस अधिकार को चुनौती केवल लोकसभा में दी जा सकती है। तो ये चैलेंज लोकसभा में ही किया जा सकता है। आप देखेंगे कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है, मतलब विरोधी पक्ष होना चाहिए। अगर आपका विरोधी पक्ष नहीं होगा तो आपकी कमियों को कौन बताएगा। और हथौड़े के नीचे से कहने का मतलब कि विरोधी जब भी आप कुछ गलत करने जाएंगे तो विरोधी पक्ष का बराबर आप पर प्रेशर पड़ता रहेगा, मतलब वो आपकी टांग खिंचाई करती रहेगी, तो उससे आपको अपनी गलतियां पता चलती रहेगी। और ये सफल प्रजातंत्र में 8-10 आवश्यक बातें हैं, जिसमें से एक बात तो यही है ऊपर जो अभी पढ़ी हमने। प्रजातंत्रवाद चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। पहली शर्त यह है। अब देखिए, विरोधी पक्ष होना जरूरी है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि विरोधी पक्ष क्यों होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए ये देखिए आप, क्योंकि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष होने का मतलब है कि सरकार हथौड़े के नीचे रहती है, मतलब हमेशा गलत काम करने से पहले सोचती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। तो जो सरकार जिसकी सरकार है और जो सरकार चला रही है उस समय जो सत्ता में उसका ज्यादा प्रचार होगा, और जो विरोधी पक्ष है और वो सरकार में नहीं है तो उसका प्रचार बहुत कम होगा। लेकिन विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते, और जिसकी सरकार है वो सरकार के लिए समाचार पत्र के लिए मीडिया के लिए आय का साधन बन जाते हैं। तो शासन दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों के भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मतलब जिसकी सरकार है जिसका शासन है समाचार पत्र भी उन्हीं के बारे में बताए और मीडिया भी उन्हीं के बारे में बताए, और जो विरोधी दल है विरोधी पक्ष है उनकी बात न सुने न उनके भाषण को तवज्जो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि विरोधी पक्ष को भी
बराबर का स्थान देना चाहिए। तो वे अंतिम पृष्ठों में कहीं जाकर जगह पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रजातंत्र की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए, मतलब पूरी सफलता के लिए, विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। ये दूसरी शर्त हो गई, पहली शर्त ऊपर थी, ये दूसरी शर्त सफल प्रजातंत्र की, ये दूसरी शर्त। अब आगे देखिए, अब अलग अलग देशों की शासन प्रणाली के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लैंड की। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है, बल्कि विरोधी पक्ष कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन भी दिया जाता है। माना तो ऐसा नहीं है कि भाई जिसकी सरकार है बस उन्हीं के नेताओं को और उन्हीं को वेतन दिया जाएगा, और जिसकी सरकार नहीं है, जो हमारा विरोधी है, जो अल्पमत है, उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, तो ये अच्छी बात है, इससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है। ये इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है, और उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है, जबकि हमारे यहाँ तो लोकसभा में ये सब सुविधाएं उसी को दी जाती है जो हमारे देश पर शासन कर रहा है, जिसमें वो अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी, इंग्लैंड की बात हुई, कनाडा में जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है, उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी अंगुली निर्देश कर सके। इसलिए इनके देश में विरोधी पक्ष को भी वेतन और विधानसभा में स्थान दिया जाता है, जिससे कि जो सत्ता में होती है सरकार, वह बराबर चलती रहे। ये लिखा है ना कि कोई न कोई होना चाहिए सरकार की गलतियों की और अंगुली निर्देश करने का। अगर विरोधी पक्ष नहीं होगा तो आपको कौन बताएगा कि आपकी गलती कहाँ है और कहाँ नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। ये इंग्लैंड और कनाडा की सरकार के बारे में था। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि विरोधी पक्ष को भी हमें मतलब बराबर का दर्जा देना चाहिए, जिससे कि कोई हमारी गलतियां बता सके, और वे गलतियां बताएंगे तो हम अपने अंदर मतलब सुधार कर सकेंगे, और गलतियां बताने का कार्य लगातार चलते रहना चाहिए। इसीलिए वहां के लोग और नेता विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। तो ये इंग्लैंड और कनाडा की थी। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ सकता है कि इंग्लैंड और कनाडा की मतलब ये इंग्लैंड और कनाडा की प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए या लिखिए, या वहां की शासन व्यवस्था बताइए। अब नेक्स्ट देखिए, मैं समझता हूं कि एक तीसरी शर्त भी है। अब ये तीसरी शर्त आ गई, दो पर हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरी शर्त है जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है, यानी सबसे पहली आवश्यकता है। वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि से सभी समान होने चाहिए। ये तीसरी शर्त है। यद्यपि ऐसे छूट-फूट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं रहती है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होता, इसलिए यह टॉपिक उठाया गया है। तो मैं भी नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में बहुत अधिक कुछ कहना चाहिए, लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सके या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सके, जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती प्रतीत हुई है। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी घटनाएं याद कर सकता हूँ। आप कल्पना करें कि एक कानून है जो कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के किसी विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, ठीक है। इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता।
उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने आता है, मैं नहीं जानता लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखिए कानून तथा मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इस कानून वाले के बारे में समझिए। इसका ये है कि कानून तथा शासन की दृष्टि में सब समान होने चाहिए, ऐसा भीमराव अंबेडकर का कहना है। तो उस बारे में उनकी ये राय है कि कानून तथा शासन की दृष्टि में सभी नागरिकों में समानता निश्चित होनी चाहिए। शासक दल अपने दल के सदस्य की बात माने तथा अन्य दलों की बातें न माने, ऐसा करना उचित नहीं है। अपने दल के किसी अपराधी को छुड़ाने के लिए शासन दल का कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को धमकाए, मेरी बात मानकर उसे छोड़ दो और अन्यथा मंत्री से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा। इससे अव्यवस्था फैलेगी और असंतोष व्याप्त होगा। कानून ऐसा ही है ना आजकल। किसी समय अमेरिका का भी यही हाल था। वहाँ प्रशासन के लोग सत्तारूढ़ दल के अनुसार ही बार बार बदल जाते थे। इंग्लैंड में सिविल कर्मचारियों को स्थायी रखा जाता था। शासन सत्ता में कोई भी दल हो, परंतु वे नियमानुसार काम करते थे। तो सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करता था। सरकार का काम नीति तय करना है, उसको शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए तथा पक्षपात नहीं करना चाहिए। अंबेडकर जी यही कहना चाहते हैं कि कानून तथा शासन की दृष्टि में सब समान होने चाहिए, चाहे वह मंत्री के मिलने वाला हो चाहे ना मिलने वाला हो। कि सरकार का काम केवल नीति तय करना है, शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो देखिए वह उसकी टोपी की ओर देखेंगे कि भाई मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखेगा कि वह किस रंग की टोपी का है, मतलब वह जनता पार्टी का है कि वह कांग्रेस का है कि वह आम आदमी है कि क्या है। अगर वह उसकी पार्टी का हुआ तो वह उसके लिए मतलब कानून के पास जाएगा और नहीं हुआ तो वो नहीं जाएगा। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है कि जो उसे अच्छी लगती है तो उससे निश्चय हो जाता है कि वो उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरफ की पोशाक पहने हुए या दूसरी पार्टी का, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है, दूसरे को इनकार कर देता है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी है। तो अम्बेडकर जी यही तो चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है तो ये असमानता नहीं होनी चाहिए। किसी सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम आगे और बढ़े और देखिए कि जब ऐसा भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। मान लीजिए कि किसी पार्टी के किसी सदस्य ने कोई अपराध किया, उसके विरुद्ध काफी गवाही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब इस इलाके में उस पार्टी का मुखिया मजिस्ट्रेट के पास जाता है और जाकर कहता है कि इस आदमी पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है क्योंकि यह पार्टी का आदमी है। या आगे बढ़कर यह भी कहता है कि यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इस बात की सूचना मिनिस्टर को दे दूंगा। इस तरह से धमकाते हैं, ऐसा सब पिक्चर में भी होता है। और यहाँ से आपका तबादला अन्यत्र करवा दूंगा। जो कानून की कुर्सी पर बैठे हैं उनको भी मिनिस्टर और सत्तारूढ़ व्यक्ति धमकाते हैं। तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कि इससे सारी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था और आपाधापी का साम्राज्य हो जाएगा। निश्चित है वो तो। किसी समय अमेरिका में यही हाल था, किसी समय था, अब नहीं है। तो देखिए इन्होंने अमेरिका का उदाहरण देकर बताया। उस समय की शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी। जब ऐसा हाल अमेरिका में था तो उस समय की ये पद्धति जो थी, ये शासन पद्धति विकृत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिका में पहले कौन सी विकृत पद्धति प्रचलित थी। तो यहाँ से इस पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये विकृत पद्धति
कहाँ प्रचलित है? देखिए, जब एक पार्टी शासन रूढ़ होती थी तो पहली पार्टी द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारियों को उनके पदों से पृथक कर देती थी। ये विकृत पद्धति के बारे में, यहाँ तक कि क्लर्कों और चपरासी तक को भी निकालकर बाहर किया जाता था। उन सबकी जगह नई पार्टी के नए आदमी, मतलब जिस समय जो पार्टी आती है तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, गवर्नमेंट के कर्मचारी भी फिर उसी पार्टी के रखे जाते थे। मान लीजिए जैसे अभी अपने यहाँ पर इसकी जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो जनता पार्टी के ही होंगे। लेकिन 5 साल बाद फिर अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो कांग्रेस की सरकार होगी, तो राज्य कर्मचारियों को हटाकर कांग्रेस के कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की ये विकृत पद्धति अमेरिका में थी, तो निकाल कर बाहर किया जाता था। उन सबकी जगह नई पार्टी के नए आदमी नियुक्त किए जाते थे। वास्तव में काफी वर्षों तक अमेरिका में कहने सुनने लायक किसी भी तरह की शासन व्यवस्था नहीं थी। वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं था। बाद में ये बात स्वयं उनकी समझ में आ गई कि प्रजातंत्रवाद के हित में यह ठीक नहीं है। उन्होंने इस विकृत पद्धति को बदल दिया। ये विकृत पद्धति थी, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है। अब देखिए, ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, इसीलिए उन्होंने विकृत पद्धति को बदल दिया और न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे। इसलिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। अभी इंग्लैंड का उदाहरण है। अभी तक इन्होंने, अंबेडकर जी ने इंग्लैंड पे जो विरोधी पक्ष के लिए जो खर्चा किया जाता है और विरोधी पक्ष को जो दर्जा दिया जाता है उसकी बात की। कनाडा में भी यही बात गई और अमेरिका में जो विकृत पद्धति है उसके बारे में इन्होंने बताया। अब इंग्लैंड में जो भेद कर दिया जाता है राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय के बीच में, वो देखिए, सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहे। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनेगा कि राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस पैराग्राफ में से इसका आंसर रेडी होगा। तो देखिए, दोनों का अंतर यही है। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, यह सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता है। जब हमारे देश में ब्रिटेन के लोगों का शासन था तो यहाँ भी यही बात प्रचलित थी। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। कहने का मतलब ये इंग्लैंड की बात अच्छी है। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वाइसराय के नाम दिल्ली में कोई न कोई स्ट्रीट या क्लब था। ऐसे में एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या कोई दूसरी संस्था नहीं, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनिथिगो। अंडरलाइन करना, इसके नाम से कोई संस्था या स्ट्रीट या क्लब नहीं था। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनिथिगो के नाम पर किसी संस्था का या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते? उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। तो मैंने कहा, मैं विचार करूंगा। उन दिनों में जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट न हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम HP परायर था और जो एक यूरोपियन था, कहा, परायर महाशय, वायसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है। क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ 2, 3 कर सकते हैं? आप क्या समझते कि उसने उत्तर दिया होगा,
उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। मतलब उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है वही मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उन्होंने ऐसा रखा तो उन्हें ही रखने दीजिए। मतलब हमें ये नियम नहीं अपनाना चाहिए। मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कुछ कहना आज मुझे एकदम असंभव लगता है, लेकिन उन दिनों यह संभव था। मतलब मिनिस्टर की इच्छा के प्रतिकूल किसी अफसर का कहना उस समय संभव था, क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। ये चौथी शर्त है। जो शर्तें आगे मैं अंडरलाइन करा रही हूँ उसमें ये शर्त है। सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना। उसका यह काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले। यह बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मर्यादा को एकदम परित्याग दें। तो उस समय जो ये परंपरा थी ये बिल्कुल सही थी, तो अब वो हटते जा रहे हैं इस परंपरा से हम लोग, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस परंपरा को ही मतलब त्याग देंगे। तो पॉलिसी का मतलब होता है कार्य करने की नीति। तो देखिए इसके बारे में अंबेडकर जी का कहना है कि प्रजातंत्र में सरकार को ऐसी नीति बनानी होती है कि सरकार की नीतियों के संचालन का काम कार्यपालिका करती है, और ब्रिटेन की प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कोई अधिकारी सरकार के मंत्री की इच्छा के विपरीत सलाह दे सकता था। किंतु भारतीय प्रजातंत्रीय व्यवस्था में आज मंत्री की इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार अफसर द्वारा कुछ कहना संभव नहीं है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है, संभव